Hello everyone, welcome to English Camp. This is Shivashish Taj. Today I have come up with part 2 of the chapter Indigo by Louis Fisher, and in this part we shall discuss the remaining part of that lesson. So before watching this video, I would suggest every one of you to watch the part 1 of my video which I prepared on this chapter. I have provided the link of that video in the description box below. So before we start, please hit the like button, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe it. And if you are watching this in my Facebook page, do hit the like button and also follow the page. तो हमने देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार के लिए इंडिया में जीत गया था। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी को पहले छुटकारा मिल गया उन सब केस से, और उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी उससे वो अब पूरी तरह से फ्री हो गए। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने और उनके जो लॉयर्स थे उन सब ने मिल के एक फार फ्लंग इंक्वायरी स्टार्ट की। मतलब दूर दूर तक और बहुत ही डीप एक इंक्वायरी, पूछताछ उन्होंने शुरू किया, और एक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। मतलब जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन लोगों का क्या कंप्लेन था, उन लोगों का क्या दुख था, उन लोगों का क्या ग्रीवियंसेस था, इन सब के ऊपर उन्होंने एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। और ऐसे जब उन्होंने स्टार्ट किया इंक्वायरी करना, तो एट अबाउट 10,000 पीजेंट्स, 10,000 से भी ज्यादा फार्मर्स आए और उन्होंने अपना अपना कंप्लेंट्स, डिपोजिशंस मतलब रिटन कंप्लेन होता है, उन्होंने अपना कंप्लेन उन सबको कहा, गांधी जी को कहा, और उन सब का कंप्लेन लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए जिनके ऊपर नोट्स बनाए गए, मतलब जिनके ऊपर बेस करके गांधी जी अपना फर्दर स्टेप वो लेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेर कलेक्टेड। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. और इतना ज्यादा और इतना जोर शोर से वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि पूरा एरिया इट वाज थ्रॉब्ड, मतलब पूरा हलचल मच गया था। मतलब सब जो लोग थे वो सब लोग हिल गए थे पूरा। और मजे की बात क्या है, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने भी अब बहुत फोर्सफुली और स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब उनके अगेंस्ट इतना इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे कि वो खुद भी डर गए लैंडलॉर्ड्स, और उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ से गांधी जी अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे थे। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसा करते करते जब जून मंथ आ गया, तब गांधी जी को फिर से बुलाया गया, उनको समन किया गया। तो किसने किया था समन? सर एडवर्ड गेट, जो कि चंपारण के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने गांधी जी को समन किया, मतलब बुलाया। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. तो जाने से पहले गांधी जी फिर से वो थोड़ा वरीड हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद उनके ऊपर फिर से कुछ कार्रवाई होगी, फिर से शायद उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए वो जाने से पहले कुछ लीडिंग एसोसिएट्स और कुछ उनके जो भरोसेमंद लोग थे उन सबसे वो मिले, और एक डिटेल्ड प्लान बनाया उन लोगों ने कि अगर गांधी जी वापस नहीं आए तो क्या करना होगा, मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए, कैसे इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया जाए, ये पूरा डिटेल्ड प्लान करके फिर गांधी जी गए एडवर्ड गेट से मिलने। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गांधी जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट इज एडवर्ड गेट से उनका 4 प्रोट्रेटेड इंटरव्यूज हुआ। यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा प्रोट्रेटेड। प्रोट्रेटेड मीन्स लेंथी, मतलब उनका एडवर्ड गेट के साथ 4 बार बहुत ही लंबी मीटिंग्स हुई, इंटरव्यूज हुई। who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। और उस मीटिंग का और उस इंटरव्यू का, उस बातचीत का रिजल्ट क्या निकला
एडवर्ड गेट ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई। उन्होंने एक पैनल बना के दिया, उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया और बोला कि इस मैटर पे कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कुछ कार्रवाई होना चाहिए। और जो कमीशन उन्होंने बनाया था, जो लोगों का पैनल बनाया था, उनमें कौन कौन थे? द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीजेंट्स। और जो कमीशन बनाया गया था, मतलब जो कमेटी बनाया गया था, जो कमेटी इन्वेस्टिगेट करने वाली थी, उसमें कौन थे? कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे और पीजेंट्स के, मतलब वो किसानों के तरफ से सिर्फ एक ही बंदा था, एक ही रिप्रेजेंटेटिव था, वो थे गांधी जी। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. जब ये इन्वेस्टिगेशन और ये जब तक ये कमीशन चलता रहा, तब तक गांधी पूरा 7 महीने एट अ स्ट्रेच चंपारण में वो रहे। मतलब शुरू से जब पहली बार राजकुमार शुक्ला ने उनको कहा था कि आप प्लीज चंपारण में आइए, तब से लेके कमीशन बैठने तक वो पूरा 7 महीने एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूअसली चंपारण में रहे। और उसके बाद जब तक यह कमीशन चलता रहा, जब तक ये इंक्वायरी चलता रहा, तब तक वो बाद में भी सेवरल शॉर्टर विजिट्स के लिए वो आते रहे। मतलब बार बार वो आते रहे चंपारण में, क्योंकि उनको देखना था कि चंपारण में क्या हो रहा है और ये कैसे सोल्यूशन निकले इस प्रॉब्लम का। The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है कि गांधी जी जब पहली बार आए थे, वो क्यों आए थे? उनको एंट्रीट किया गया था, मतलब उनको बहुत रिक्वेस्ट किया गया था। किसके किसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा, जो कि एक अनलिटर्ड पीजेंट था, मतलब जो एक इलिटरेट पीजेंट था। और जब गांधी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने सोचा था कि ठीक है, शायद कुछ दिनों की बात है, मैं यहाँ पे रहूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करके चला जाऊंगा। लेकिन जो वो आए थे यहाँ पे ये सोच के कुछ ही दिनों में काम खत्म हो जाएगा, उनको यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा साल रहना पड़ा। मतलब उनके लाइफ का पूरा ऑलमोस्ट एक साल ही निकल गया इस चंपारण इंसिडेंट में, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। और अब मजे की बात क्या है, जब वो ऑफिशियल इंक्वायरी स्टार्ट हुई, उस इंक्वायरी में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे ऐसे सबूत जमा होते गए, असेंबल होते गए, जो कि सब कुछ वो बिग प्लांटर्स, मतलब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अगेंस्ट के थे। एक कमीशन बिठाई गई है, वो डेफिनेटली एक फेयर जजमेंट देगा। और वो जजमेंट देने के लिए तो डेफिनेटली कुछ एविडेंसेस चाहिए, कुछ सबूत चाहिए। और जितने भी एविडेंसेस मिल रहे थे, वो सब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में थे। एंड व्हेन दे सॉ दिस, दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। और जब वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स देखने लगे कि उनका केस थोड़ा वीक होता जा रहा है, वो खुद फॉल्टी पोजीशन में है, उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हम लोग मानते हैं, हम लोग पैसे वापस कर देंगे। हम लोगों ने पीजेंट्स से जितने भी पैसे लिए थे, उनको फ्री करने के लिए हम लोग वो सारे पैसे रिटर्न कर लेंगे। लेकिन उन्होंने गांधी से पूछा कि बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। तब उन्होंने गांधी से पूछा कि ठीक है, हम लोग पैसे रिटर्न तो करेंगे, लेकिन कितना रिटर्न करें? ये एक बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बिकॉज उन्होंने पैसे तो पूरे ही लिए थे और वो ये भी जानते थे कि गांधी जी उनको यही कहेंगे, तुम लोग पूरे पैसे रिटर्न करो क्योंकि तुमने पूरा लिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी से पूछा कि ठीक है, हम लोग पैसे रिटर्न करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कितना रिटर्न करें? They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उन्होंने सोचा कि गांधी डिमांड करेंगे, फुल रिपेमेंट डिमांड करेंगे। उन्होंने सोचा था कि गांधी जी कहेंगे नहीं, तुम फुल पेमेंट कर दो, which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। और वो किन पैसे के बारे में बात करें? जो पैसे उन्होंने इलीगली, मतलब गैर कानूनी तरीके से, और डिसीटफुली मतलब चीट करके, एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर से उन्होंने लिए थे। ही आस्क्ड ओनली 50%। लेकिन अब यहाँ पे एक शॉकिंग चीज हो गया, गांधी जी ने डिमांड किया कि नहीं,
हमको पूरा पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों ने वो शेयर क्रॉपर से जितना पैसा लिया है उसका आप लोग 50% दे दीजिए, आधा पैसा दे दीजिए आप लोग, तभी हम लोग सेटिस्फाइड है, तब हमारा ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। देयर ही सीम्ड एडामेंट। एडामेंट का मतलब है, मतलब कोई अगर किसी चीज को लेके पूरा जिद्दी हो जाए उसको कहते हैं एडामेंट। तो गांधी जी वहां पे पूरा एडामेंट थे, मतलब वो इस बात पे अड़े हुए थे कि नहीं हमको 50% चाहिए। राइट्स रेवरेंड जे हॉज, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। और गांधी जी जो एडमेंट थे, गांधी जी जो अपने बात पे अड़े हुए थे, ये बात किसने कही? एक इंसान थे, उनका नाम था जे हॉज। वो एक ब्रिटिश मिशनरी थे और वो चंपारण का पूरा एपिसोड वो पहले से देख रहे थे। अब आप लोगों को एक वर्ड दिखागा मिशनरी। मिशनरी का मतलब क्या है? मिशनरी का मतलब है कुछ लोग होते हैं जो दूसरे देशों में अपने देश का कल्चर या फिर अपना धर्म वो प्रचार करते हैं, उन लोगों को कहते हैं मिशनरी। तो ये रेवरेंड जे हॉज भी एक मिशनरी थे ब्रिटिश, और वो पूरा चंपारण का जो इंसिडेंट है, जो कुछ हो रहा था, वो पहले से देख रहे थे और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गांधी जी पूरा अड़े हुए थे अपने बात पे। उन्होंने कहा कि नहीं हमको 50% चाहिए। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स के तरफ से जो बंदा बैठा था जिसके साथ बातचीत चल रही थी, उस बंदे ने सोचा कि गांधी जी तो शायद नहीं मानने वाले, वो इतने अड़े हुए हैं, शायद उनको 50% चाहिए ही। लेकिन उसने फिर भी सोचा कि चलो एक बार बोल के देखते। उन्होंने गांधी जी से कहा कि ठीक है हम लोग आपको 50% नहीं देंगे, आपको हम लोग 25% दे देंगे। मतलब हमने जितना पैसा उन पीजेंट्स से, फार्मर्स से हम लोगों ने लिया था, उस पैसे का हम लोग 25% रिटर्न करने के लिए हम लोग तैयार थे। उसको शायद पता भी था उस बंदे को कि गांधी जी शायद नहीं मानेंगे, लेकिन क्या हुआ? एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और ताजुब की बात ये थी कि गांधी जी मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 25% में भी राजी हूँ, हम लोगों को 25% पैसा आप लोग रिटर्न कर दीजिए, और तब के तब ही डेडलॉक खत्म हो गया। मतलब चंपारण में जो एक विवाद चल रहा था इस शेयर क्रॉपिंग को लेके, वो विवाद वहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि गांधी जी ने पहले क्यों उन्होंने 50% डिमांड किया, उन्होंने क्यों फुल नहीं डिमांड किया, और बाद में 25% पे वो क्यों मान गए? इसका भी एक रीजन है जो कि हम अब देखेंगे। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनिनिमसली बाय द कमीशन। और ये जो सेटलमेंट हुआ था, ये जो एक डिसीजन लिया गया था, इस डिसीजन को पूरा कमीशन, जो कमेटी बिठाई गई थी इस विवाद को मिटाने के लिए, सब ने ये डिसीजन मान गया। दैट इज यूनानिमसली मीन्स सब एग्री हो गए थे। और गांधी ने बाद में एक्सप्लेन किया कि Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। देखिए हम लोगों की सोच और गांधी जी की सोच बहुत डिफरेंट है। वो एक महान इंसान है, तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने कहा कि मैं क्यों 25% में मान गया। इट्स बिकॉज यहाँ पे पैसा मैटर ज्यादा नहीं करता। मैटर क्या करता है? ब्रिटिश जो इन किसानों को पहले डोमिनेट करते थे, उन पर राज करते थे, वही ब्रिटिश अब मान गए कि ठीक है हम लोग पैसा रिटर्न करने के लिए तैयार है। और ये जो पैसा रिटर्न कर रहे थे, ये सिर्फ पैसा नहीं था, साथ में उनका प्रेस्टीज भी, उनका आत्मसम्मान भी वो लोग थोड़ा खो रहे थे। क्योंकि जो इतने डोमिनेटिंग लोग थे, जो हमेशा किसानों के ऊपर जुल्म करते थे, वही लोग आज पहली बार हार मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग पैसा रिटर्न कर देंगे। तो गांधी जी ने ये कहा कि ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि हम लोगों ने उनको हराया। पैसा कितना मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि पहली बार ब्रिटिश हमारे सामने झुक गए थे। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। और जहां तक पीजेंट्स की बात है, इससे पहले जो प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमेशा लॉर्ड की तरह बिहेव करते थे। वो लोग ऐसा शो करते थे कि हम लोग लॉ के भी ऊपर थे, हम कानून से भी ऊपर है, हम लोग तुम्हारे मालिक है। लेकिन देखो
आज वक्त कैसे बदल गया। नाउ द पीजेंट सो दैट ही हैड राइट्स। अब जो किसान थे उनमें एक अंदर से उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया, उनमें एक ये सोच आ गई कि ही हैड राइट्स, के हम हमारे पास भी कुछ राइट है, हमारे पास भी कुछ अधिकार है। एंड डिफेंडर्स, और हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारे हक के लिए लड़ने के लिए भी कोई हमारे साथ खड़ा है। वो गांधी जी को देख के इंस्पायर हो गए थे और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस, हमारा भी कुछ अधिकार है और हमारे इन अधिकारों के लिए लड़ने वाला भी कोई खड़ा है। ही लर्नड करेज, और जो किसान था, जो पहले डर डर के जीता था, उस किसान के अंदर अब करेज का जन्म हो गया था। उस इंसान के अंदर अब साहस आ गया था, वो अब और नहीं डरेगा, वो अब लड़ाई करेगा। ये एक चेंज इन एटीट्यूड आ गया था। आप लोगों को याद होगा, हमने पहले देखा था कि गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि हम लोग ये चंपारण का जो एपिसोड है, हम लोग ये चंपारण का जो इंसिडेंट है, ये अगर हम कोर्ट में सेटल करने जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों को पहले किसानों के दिल के अंदर से उनका डर रिमूव करना होगा, और जो कि अब हो गया है। अब किसान किसी से नहीं डरेगा, वो अब इन ब्रिटिशर्स से भी नहीं डरेगा। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, और इसके बाद जो घटनाएं हुई उससे गांधी जी का जो डिसीजन था कि हम लोग 25% में ही सेटल हो जाते हैं, ये सही साबित हुआ। क्योंकि क्या हुआ, विदिन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर एस्टेट्स। कुछ ही सालों में क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपने एस्टेट्स, उनके जो जमीन थे, वो सब उन्होंने अबैंडन कर दिया, मतलब वो छोड़ दिया। which reverted to the peasants, और उन्होंने पीजेंट्स को वो सब जमीनें वापस कर दी। यहाँ पे रिवर्टेड एक वर्ड है, रिवर्टेड का मीनिंग है रिटर्न करना। क्योंकि उन्होंने देखा कि देखो, हमारा तो यहाँ पे शेयर क्रॉपिंग करके या फिर इंडिगो फार्मिंग करके कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ऊपर से बेइज्जती भी हो गई, ऊपर से अब ये जो पीजेंट्स है वो हमारे साथ लड़ने का भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो सोच रहे थे कि हम लोगों का यहाँ पे रहने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने अपने उनका एस्टेट छोड़ के वो लोग चले गए, और जब वो छोड़ के गए, वो जमीनें वापस इंडियन जो फार्मर्स थे उनके पास चले आए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और धीरे धीरे ऐसे ही वहां से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का पूरा नामो निशान मिट गया। गांधी जी जिस वजह से आए थे, उनका वो मिशन कंप्लीट हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम लोग थोड़ा गांधी जी के बारे में जानेंगे कि गांधी गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और सोशल सॉल्यूशंस। गांधी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे, कंटेंट नहीं होते थे अगर वो कुछ बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन दे देते, उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी। He saw the cultural and social backwardness in चंपारण villages। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ठीक है, हम लोगों ने तो इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, लेकिन अभी भी लड़ाई बहुत बाकी है। उन्होंने नोटिस किया कि चंपारण के जो गांव थे, चंपारण में जितने भी गांव थे, वहां पे बहुत ही बैकवर्ड सब कुछ था। मतलब उनका कल्चरल एंड सोशल साइड बहुत ही बैकवर्ड था, बहुत ही पिछड़े हुए लोग थे, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग से तो हम लोगों को जीत मिल गई, लेकिन अब मेरा अगला टारगेट ये है कि इस पूरे चंपारण को मुझको इम्प्रूव करना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अपील किया टीचर्स के लिए। उन्होंने कहा कि मुझको कुछ टीचर्स चाहिए जो कि यहाँ पे चंपारण के में आके पढ़ा सके, क्योंकि अगर हम किसी भी जगह का डेवलपमेंट चाहते हैं, पहले हमको उस जगह के एजुकेशन का डेवलपमेंट हमको करना होगा। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स। दो लोग थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, वो दोनों यंग मैन थे, और वो रिसेंटली गांधी जी के अंडर उन्होंने ज्वाइन किया था एज डिसाइपल्स, मतलब गांधी जी के शिष्य या फिर गांधी जी के फॉलोअर्स के रूप में उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था। वो लोग एंड देयर वाइफ्स, और उन दोनों के वाइफ्स भी उन्होंने क्या किया, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। उन्होंने कहा कि ठीक है,
हम पढ़ाने के लिए रेडी है। वॉलंटियर मतलब वो खुद से आ गए और विदाउट एनी मनी। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई मनी नहीं चाहिए हमको, हम लोग आएंगे, आके इस चंपारण में हम लोग पढ़ाएंगे एज टीचर्स। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और कई ऐसे लोग आए, बॉम्बे से आए, पूना से आए, और इंडिया के हर एक कोने से आए ऐसे वॉलंटरीली वर्क करने के लिए। बिकॉज गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उनको बहुत सारे लोग मानते थे, दैट्स वाई सभी आ गए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम। उसके बाद गांधी जी के जो सबसे छोटे बेटे थे देवदास, वो भी आ गए आश्रम से। सो डिड मिसेस गांधी, और उनके साथ गांधी जी की जो वाइफ थी वो भी आ गई, कस्तूरबा गांधी जी, वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वेर ओपन इन 6 विलेजेस। और चंपारण के 6 विलेजेस में, 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। और यहाँ पे कस्तूरबाई कहा गया है, दैट इज कस्तूरबा गांधी के बारे में बोला गया है। कस्तूरबाई ने क्या किया, उन्होंने आश्रम में जो क्लीनलीनेस, साफ सफाई और सैनिटेशन, खुद को साफ रखने का जो रूल्स था, वही रूल्स उन्होंने सिखाया चंपारण के गांव गांव में। उन्होंने कहा कि पर्सनल क्लीनलीनेस मतलब खुद को साफ रखो, और कम्युनिटी सैनिटेशन मतलब आसपास के जगह को भी तुम साफ सुथरा रखो। ये सब चीजें उन्होंने सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वे मिजरेबल। चंपारण में एक और दुख भरी बात ये थी कि वहाँ का जो हेल्थ कंडीशन था, लोगों का जो हेल्थ था, वो बहुत मिजरेबल था, मतलब एकदम बुरी हालत में था। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने तब क्या किया, एक डॉक्टर को उन्होंने बुलाया और कहा कि प्लीज आप 6 महीने के लिए आप वॉलंटरली आप यहाँ पे अपना सर्विस दे। 3 मेडिसिन वेर अवेलेबल। और चंपारण में उन्होंने 3 मेडिसिन भी मंगवाए। बस इन 3 मेडिसिन से ही काम हो जाता था। क्या क्या मेडिसिन थे? कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबॉडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। कोई अगर इसका जो टंग होता है वो अगर कोटेड होता था, मतलब टंग के ऊपर अगर कुछ लेयर जम जाता था, मतलब जो कि आमतौर पे कुछ इलनेस होने की वजह से होता है, तो उनको क्या दिया जाता था? उनको कैस्ट्रोल दिया जाता था। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन। कोई अगर आता था मलेरिया का फीवर लेके, बिकॉज वहां पे गांव में बहुत सारे मच्छर थे और मच्छर के काटने की वजह से उनको कई बार मलेरिया भी हो जाता था। कोई अगर मलेरियल फीवर लेके आता था, उसको क्विनाइन दिया जाता था, जो कि अब भी दिया जाता है, क्विनाइन, और उसके साथ दिया जाता था कैस्टर ऑयल। और अगर कोई स्किन इरप्शंस के साथ आता था, मतलब अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, रैशेस हो गए, कुछ हो गया, ऐसे कुछ आता था, तो उसको क्या दिया जाता था? उसको सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता था और कैस्टर ऑयल, मतलब उसको स्किन पे लगाने के लिए एक सल्फर का मलहम, ऑइंटमेंट मीन्स मलहम, सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता था, और उसके साथ कहा जाता कि तुम कैस्टर ऑयल भी लगाना। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। गांधी जी जो थे वो पूरा सब कुछ नोटिस करते थे। उन्होंने एक चीज और नोटिस की, उन्होंने देखा कि चंपारण के जो वुमेन थे, जो महिलाएं थे, उनके कपड़ों का कंडीशन बहुत ही फिल्थी था, मतलब बहुत डर्टी थे। तो वो खुद ने ही बात की। उन्होंने क्या किया कि आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने अपने वाइफ से, कस्तूरबा गांधी से कहा कि आप प्लीज जाके उन महिलाओं से बात कीजिए कि क्यों उनके कपड़े इतने गंदे हैं और वो क्यों ऐसे इतने गंदे कपड़े वो पहनते हैं। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट। तो जब कस्तूरबा गांधी ये सब बात करने गई, तो एक महिला थी, उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा गांधी को अपने हट में लेके गई, अपने घर में लेके गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स कवर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। उस महिला ने कस्तूरबा गांधी को कहा कि देखिए, मेरे घर में कोई भी बॉक्स नहीं है या फिर कोई भी कवर्ड नहीं है जहाँ पे मैं कपड़े रखूं। क्यों नहीं है? बिकॉज द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। इतना बुरा कंडीशन था। उन्होंने कहा कि मेरे घर पे कोई बॉक्स नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, क्योंकि जो साड़ी मैंने अभी पहना है, मेरे पास वही एक साड़ी है, इसलिए मैं हमेशा यही साड़ी पहनती रहती हूँ, और दैट्स वाई मेरे कपड़े इतने गंदे हैं। दिस एक्चुअली शोज के चंपारण में कैसा कंडीशन था और लोग कैसे हालत में रह रहे थे।
During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. गांधी जी तो चंपारण में बहुत दिनों तक रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे रहने के बावजूद भी वो अपने आश्रम पे एक लॉन्ग डिस्टेंस नजर रख रहे थे। मतलब दिस शोज गांधी जी कितने कंसर्न थे और कैसे छोटी छोटी चीजें भी उनके नोटिस में आ जाती थी। वो क्या करते थे, ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल। वो मेल से मतलब चिट्ठी से रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे अपने आश्रम में कि आप लोग ऐसे काम कीजिए, वैसे काम कीजिए, एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और वो फाइनेंशियल अकाउंट्स भी चेक करते थे, वो मंगवाते थे। वो आश्रम में चिट्ठी भेज के बोलते थे आप लोग मुझको फाइनेंशियल अकाउंट्स भेजिए, मैं चेक करूंगा कि पैसे का हिसाब ठीक ठाक है या नहीं। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और गांधी जी इतनी छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने आश्रम में लिखा, रेजिडेंट्स को लिखा, जो रहते थे उनको लिखा के चिट्ठी में के जो पुराने लेट्रिन ट्रेंचेस है, मतलब जो पुराने टॉयलेट के जो गड्ढे है, ट्रेंचेस मीन्स गड्ढे, मतलब तब के दिनों में हमारा अब जब मॉडर्न जैसे हम लोगों का टॉयलेट वगैरह होता है, तब तो वैसे नहीं था। तब लोग ट्रेंचेस बनाते थे, मतलब गड्ढे बनाते थे जिसमें उन लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट्स जाता था। तो गांधी जी ने कहा कि चिट्ठी में के जो पुराने ट्रेंचेस है, जो पुराने गड्ढे है, वो पूरे भर चुके हैं, आप लोग कृपया नए गड्ढे बनाइए, अदरवाइज जो पुराने गड्ढे हैं उनमें से बदबू आने लगेगी। तो इट जस्ट शोज गांधी जी छोटी छोटी बातों से भी कितने वो रिलेटेड थे और कितने जुड़े हुए थे, और उनको सैनिटेशन और साफ सफाई कितनी प्यारी थी। इससे रिलेटेड एक चीज है, आप सभी लोगों को पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो एक लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है, उसमें आप सभी ने नोटिस किया होगा उसका जो लोगो है वो गांधी जी का चश्मा है। उस चश्मे के अंदर लिखा हुआ है स्वच्छ भारत। तो इट इज एक्चुअली अ सिंबल, इट्स एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी, बिकॉज उनको साफ सफाई बहुत पसंद थी। दैट्स वाई हम सभी को यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग भी उनके दिखाए हुए राह पे चले, हम लोग भी साफ सफाई मेंटेन करें, ताकि हम लोग अपने देश को बहुत ही सुंदर बना सके। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी मानते हैं कि जो चंपारण का जो एपिसोड था, चंपारण में जो घटना हुई थी, वो उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। What I did, he explained, was a very ordinary thing। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने जो चंपारण में किया था वो मैंने खास कुछ नहीं किया था, मैंने बस एक ऑर्डिनरी चीज की। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। उन्होंने कहा कि मैंने जस्ट एक सिंपल चीज किया, मैंने ब्रिटिशर्स को कहा कि तुम लोग मेरे देश में आके मुझे को तुम ऑर्डर नहीं कर सकते, तुम लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम ये करो और वो करो, मेरे देश में आके मुझसे दादागिरी नहीं चलेगी। ये सिंपल सी बात उन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाया, और उन्होंने कहा कि मैंने बस यही सिंपल चीज की और यही मेरे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट रह गया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। चंपारण का जो पूरा घटना था वो डिफायंस से शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे एक वर्ड है डिफायंस। डिफायंस मीन्स हम अगर किसी चीज को अपने मर्जी से अगर हम लोग कहेंगे कि नहीं हमको ये नहीं करना है, मतलब हम अगर रूडली कहेंगे या फिर हम लोग पहले से ही मन बना के बैठे हैं कि नहीं हम लोग ये नहीं मानेंगे, हम लोग ये डिसोबे करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिफायंस। तो चंपारण का जो एपिसोड था वो पहले से ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि नहीं ऐसा होगा। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेशेंट्स। गांधी जी ने कहा कि चंपारण का जो पूरा मैंने जो ब्रिटिश के अगेंस्ट मैंने जो काम किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मैंने फाइट किया, मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था मैं ऐसे फाइट करूंगा। मैं चाहता था कि जो पुअर पीसेंट्स है, जो पुअर फार्मर्स है, उनको उनके डिस्ट्रेस से, उनको उनके दुख भरी हालत से मैं एलिवेट करूं, उनको उस हालत से मैं इम्प्रूव करूं उनका कंडीशन। और ये इम्प्रूव करने के दौरान सिचुएशंस कुछ ऐसे हो गए कि मुझको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना पड़ा, उनको मुझे डिसोबे करना पड़ा। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। और गांधी जी ने जो ये सब कुछ किया, ये सब उनका एक टिपिकल पैटर्न था, मतलब यही चीजें वो अपने पूरी लाइफ में उन्होंने किया।
His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. उनका पॉलिटिक्स का जितना भी कुछ था वो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेटेड था, मतलब वो हमेशा लोगों के प्रॉब्लम्स में रिलेट हो जाते थे, लोगों का प्रॉब्लम्स कैसे रिमूव किया जाए वो सब वो करते रहते और उसी में उनका पॉलिटिक्स था। ही वॉज नॉट अ लॉयल टू एब्स्ट्रक्शंस, वो एब्स्ट्रक्शंस में बिलीव नहीं करते थे। एब्स्ट्रक्शंस क्या है, मतलब आइडिया। कभी कभी कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं ना या फिर कुछ लीडर्स, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बहुत सारे आइडिया देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते थे। तो गांधी जी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। इट वॉज ए लॉयल टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, वो बस एक ही चीज जानते थे, मुझे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है, बस मेरा यही एम है। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian। और गांधी जी का एक ही एम था, वो जो कुछ भी करते थे उनका एक ही मकसद था कि वो एक न्यू इंडियन बनाना चाहते थे, एक ऐसा भारतीय नागरिक बनाना चाहते थे जो पूरा फ्री हो, जो एकदम पूरा आजाद हो, who could stand on his own feet, जो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, मतलब उसको किसी का सहारा नहीं चाहिए। एंड दस मेक इंडिया फ्री, और अगर भारत का नागरिक अगर फ्री हो गया, मतलब उसके अंदर से डर चला गया, जैसे उन किसानों के अंदर से डर चला गया था तभी तो वो लोग फ्री हो गए। तो गांधी जी भी यही चाहते थे कि एक ऐसा इंडियन बनाए जो खुद से फ्री हो, और अगर हर एक इंडियन ऐसा बन जाए तो देश भी आजाद हो जाएगा, वही उनका सपना था। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी बताया जाएगा। जब चंपारण का एपिसोड शुरू हुआ, मतलब एकदम शुरू शुरू में, तब क्या हुआ था, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, मतलब एक इंग्लिश इंसान था जो एक पैसिफिस्ट था, मतलब उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, वो चाहता था कि बिना झगड़े के मैटर सॉल्व हो जाए। उसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। वो गांधी जी का बहुत बड़ा एक फॉलोअर बन गया, मतलब वो गांधी जी को फॉलो करने लगा, वो उनका शिष्य बन गया, मतलब गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे वो सब कुछ फॉलो करने लगा। तो वो क्या हुआ, गांधी जी को फेयरवेल बिड करने आया, मतलब गांधी जी को बाय बाय बोलने आया, बिकॉज उसको फिजी आइलैंड्स जाना था, ठीक है, उसका ड्यूटी ट्रांसफर हो गया था फिजी आइलैंड्स में। सो वो गांधी जी से मिलने आया जाने से पहले। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them। और गांधी जी के साथ जो लॉयर्स थे तब तो सभी बहुत वरीड थे कि कैसे चंपारण का ये एपिसोड, कैसे चंपारण का ये विवाद मिट जाए। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया होगा अगर ये चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज भी हमारे साथ अगर चंपारण में रह जाए और हमारी हेल्प करे, बिकॉज वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग इतने, हम कम पावरफुल है, हम लोग इतने वीक है और इंग्लिशमैन इतने स्ट्रांग है, उनके साथ हम लोग फाइट कर रहे हैं, अगर उनका ही एक आदमी हमारे साथ रहता है तो हम लोग को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर ये होता है तो कितना अच्छा होगा। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रूज भी, वो भी, उसका भी मन था कि ठीक है मैं हेल्प करूंगा अगर गांधी जी एग्री हो जाए, गांधी जी अगर मान जाए तो वो भी मदद करने के लिए वो तैयार बैठा था। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने स्ट्रांगली, वेहेमेंटली मीन स्ट्रांगली, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, हम लोगों को एंड्रूज से मदद लेने की जरूरत नहीं है। ही सेड, गांधी जी ने कहा, You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। उन्होंने कहा कि ये जो फाइट है, मतलब हम लोग जो लड़ रहे हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से इन पीजेंट्स के लिए, और ये लड़ाई हमारा एक अनइक्वल लड़ाई है, मतलब वो इतने स्ट्रांग है और हम लोग इतने वीक है। इस अनइक्वल लड़ाई में तुम लोग सोच रहे हो कि अगर ये इंग्लिशमैन हमारे साथ रहेगा तो हम थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। लेकिन ये चीज क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अंदर से तुम कितने वीक हो। अगर हम लोगों ने एंड्रूज का हेल्प ले लिया, अगर हम लोगों ने एंड्रूज के हेल्प ले लिया तो ये दिखाएगा कि हम कितने वीक है, हमें खुद पे भरोसा नहीं है, इसीलिए हम लोग एक इंग्लिशमैन की मदद हम लोग ले रहे हैं। द कॉज इज जस्ट,
एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि द कॉज मतलब जिस वजह से हम लोग लड़ रहे हैं ये वजह जस्ट है, मतलब ये वजह एक बहुत ही नेक वजह है, बहुत ही अच्छा वजह है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल, और हम लोग को इस लड़ाई जीतने के लिए खुद के ऊपर हम लोगों को भरोसा होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज। हम लोगों को मिस्टर एंड्रयूज को एक सपोर्ट, प्रॉप मतलब यहाँ पे सपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं या फिर खिलौना। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को मिस्टर एंड्रयूज को एक खिलौने की तरह या फिर एक सपोर्ट की तरह हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी लड़ाई है, हमें ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और तभी जाके हम लोग खुद के ऊपर विश्वास करना हम सीखेंगे। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। और इसी बात पे राजेंद्र प्रसाद बाद में वो बोल रहे कि गांधी जी ने हमारा मन पढ़ लिया था, मतलब हमारे मन के अंदर जो डर था, जिस डर के वजह से हम लोग सोच रहे थे कि अगर एक इंग्लिशमैन हमारे साइड हो जाए तो अच्छा होगा, तो वो डर उन्होंने पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और गांधी जी की इस बात का हम लोगों के पास कोई भी रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इन्हीं बातों का, गांधी जी की इन्हीं बातों का हमारे ऊपर इतना असर हुआ कि हम लोगों ने एक सबक सीख लिया कि कैसे सेल्फ रिलायंस, कैसे खुद के ऊपर खुद हम विश्वास करें। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक सबक हम लोगों ने सीख लिया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर ट्रूपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर। और लास्ट में ये कहा जाता है कि सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होना, खुद के ऊपर खुद निर्भर करना, किसी और से मदद नहीं मांगना। इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की इंडिपेंडेंस, एंड हेल्प टू शेयर ग्रुपर्स, शेयर ग्रुपर्स की मदद, वेर ऑल बाउंड टुगेदर। इस चंपारण के जर्नी में ये सब कुछ देखने को मिला था, कैसे आत्मनिर्भर बनना है, कैसे हमारे देश को आज़ाद कराना है, और कैसे इन शेयर ग्रुपर्स को भी मदद करना है। ये सब कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस चंपारण के कहानी में हम लोगों ने देख लिया। So I hope you all were able to understand the beautiful lesson. Still, if you have any doubts regarding any part of the chapter, or if you have any queries, feel free to leave your questions in the comment section below. And for more such videos, keep watching English Gyan, keep learning and keep sharing. Thank you.